न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शान मसूद को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। उन्हें शादाब खान की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम के मुस्तकिल नायब कप्तान शादाब खान बिग बैश लीग के दौरान इंजरी के बायस वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया है। और अब बात करेंगे कराची की, जो डाकुओं की जन्नत बनने लगा है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। नए साल के पहले 5 दिनों में डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर फायरिंग करके खातून समेत 2 शहरियों की जान ले ली, जबकि एक लड़की समेत 12 अफराद को जख्मी कर दिया। कल रात डाकुओं ने गुलिस्तान जौहर में लूटमार की मज़ामत पर फायरिंग करके खातून को कत्ल किया। खातून अपने भाई के साथ मेडिकल स्टोर पर अद्वियात लेने गई थी। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जौहर चौरंगी के करीब डाकुओं ने कार में बैठी खातून सना तारिक से लूटमार की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। खातून गोली लगने से जान की बाजी हार गईं। सना अपने भाई के हमरा गाड़ी में मेडिकल स्टोर आई थी। खातून का भाई अपने बच्चे को लेकर मेडिकल स्टोर पर गया। 2 मुसल्लह डाकुओं ने खातून से लूटमार की कोशिश की। पर्स छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोली चला दी। ये स्नैचिंग वाले की तो इसके हाथ में छोटा पर्स होता है कि वो पर्स वहाँ गिरा हुआ था, वो भी नहीं लेके गए। एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक जाय वकवा से गोलियों के 2 खोल कब्जे में ले लिए हैं। इलाके की जियो फेंसिंग की जा रही है। मज़ाहमत पर खातून को एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। हमें यहाँ से एमटीज मिली हैं, कुछ गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स मिल गए और हमें जियो फेंसिंग करा ली है और इंशाल्लाह हम सीसीटीवी और बाकी अपनी इंटेलिजेंस को हम इंशाल्लाह ये डाकुओं को इंशाल्लाह पकड़ेंगे। इलाके के लोगों ने बताया कि जौहर चौरंगी गुलिस्तान जौहर में लूटमार की वारदातों में इजाफा हुआ है। इलाका पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। यहाँ पे रोजाना ही गाड़ियाँ छिनती है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। यहाँ रोजाना गाड़ियाँ छिनती हैं, रोजाना डकैतियाँ होती हैं। पुलिस ने जाय वकवा से गाड़ी कब्जे में ले ली और अतराफ में कायम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ नसीम आदिल, नियो न्यूज, कराची। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरियों के कत्ल का सिलसिला न रुक सका। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे रजब अली इस वक्त जाय वारदात पर मौजूद हैं। रजब, बताइएगा कि इस सारे हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अब तक तहकीकात में? जी, गुज़िश्ता शब गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने एक खातून की जान ले ली और रवां साल के दौरान जो है ये दूसरा कत्ल था जो कि डाकुओं के हाथों हुआ। हमारे साथ एक शहरी जो है दुकानदार मौजूद है जो कि उस वक्त जाय वकुआ के करीब ही अपनी दुकान पर मौजूद थे और जाय वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वालों में वो भी शामिल थे। गुलिस्तान जौहर के करीब एक मारूफ जो है मेडिकल स्टोर है 786, जहाँ पर वो खातून का जो भाई है सना तारिक का भाई तारिक हसन जो है वो अद्वियात की खरीदारी के लिए गया हुआ था कि पीछे ये वारदात हुई। हम शहरी से पता करेंगे और वारदात की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। बड़े साहब, ये बताइएगा जिस वक्त आप दुकान पे थे आपने क्या देखा, उस वक्त क्या हुआ था? सर ये कोई 8 साढ़े 8 का टाइम था मेरे ख्याल में। उस टाइम आवाज़ आई तो हमने बोला शायद टायर फटा होगा। जब हम भाग के बाहर आए देखे दुकान से तो लोगों ने बताया कि गोली मार दी, गोली मार दी। वहाँ पहुँचे तो पता चला वो बेचारी खातून को 2 गोलियाँ लगी हुई हैं, वो बेचारी तड़प रही थी। फिर सब ने उठाने की कोशिश करी मगर वो माशाल्लाह हैवी थे, वो हाथ भी नहीं लगा सकते थे उसको। एम्बुलेंस को बुलाया, फिर एम्बुलेंस में डाल के बेचारी को ले गए मार के। आज मेरे ख्याल में उनको टारगेटेड थे या उनको पता था कि खातून अकेली हैं, इसलिए उन्होंने उस बेचारी को टारगेट कर दिया। लूटमार भी की गई खातून से? कोशिश वही पर्स छीना गया, सुना मैंने ऐसा ही था कि पर्स उसका कोई बाहर पड़ा हुआ था, मगर वल्लाह आलम ये सिर्फ शहर का यही इलाका नहीं बल्कि शहर भर की सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, क्या कहेंगे? हर जगह यही आलम है। अब क्यों बेरोज़गारी ज़्यादा, अब बहानेबाजी आप कुछ भी कर लो कि जी बेरोज़गार ये है वो है, मगर यार किसी का जान लेने का हक तो किसी को नहीं है ना यार। वो बेचारी का क्या कसूर था? रोना आप, मैं, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरी बेटी हो, अगर उसका ऐसा जुल्म करोगे क्या मतलब है मैं खामोश बैठ जाऊँगा? भाई मुझे भी मौका मिलेगा ना, फिर मैं भी ऐसे ही काम करूँगा। हमारे साथ शहरी दुकानदार मौजूद थे जिनका कहना था कि अब वारदातें जो है वो इस कदर बढ़ गई हैं कि शहरियों को अस खुद जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा और कानून को हाथ में लेने की भी उन्होंने बात की। इस तरह से लगता ये है कि आवाम का कानून पर एतमाद जो है वो उठ गया है।
ना सिर्फ पुलिस पर बल्कि कानून पर ही जो है वो शहरियों का एतबार जो है वो उठ गया है। वो लोग आज खुद जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो डाकू, अगर जिस तरीके से उन्होंने शहरियों को, डाकू जो है वो शहरियों को नहीं बख्श रहे, तो डाकुओं को भी नहीं बख्शना चाहिए। लिहाजा सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। और रवां साल के दौरान बात की जाए तो ये दूसरा कत्ल है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मदाहिमत पर 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जो है वो जख्मी भी हो चुके हैं। जी रजब, आप हमारे साथ ही रहिएगा इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए। इस वक्त CPLC के साबिक सरबराह शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाहौर में अगर डोर फिरने का वाकया भी पेश आए तो SP को मुअत्तल कर दिया जाता है, जबकि कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी की जान जाती है, तवातुर के साथ जाती है, लेकिन किसी थाने में हलचल नहीं होती। पुलिस वालों के लिए कोई एहतसाब का निज़ाम है कि नहीं? कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है और इसमें अब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस का है वो उसको पूरी तरह नहीं हैंडल कर सका। जिस तरह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो कराची के लिए मेरे ख्याल में इसको भी 3 से 4 साल हो गए, वो मुकम्मल तौर पर इन प्लेस नहीं आया। कराची में जो कैमराज अभी लगे हुए हैं, ज़ाहिर है उनकी मदद से आप ये स्ट्रीट क्राइम को और इस तरह के जराइम को जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। फाइंड आउट ये करना है कि जनाब आपके ग्राउंड पे पुलिसिंग जो है वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही। और अगर आपने किसी SHO के ऊपर वो सस्पेंड कर दिया तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा एक्शन होगा। ये कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना। ये आप जब तक उसकी बुनियाद तक नहीं पहुंचेंगे और जब तक आप उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकालेंगे, हमारे जो पॉलिटिशियंस जो हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये इनके साथ साथ जो गाड़ियां इतनी चलती हैं और इतने सारे पुलिस वाले उनके साथ चल रहे होते हैं, तो आम पब्लिक के लिए तो पुलिस अवेलेबल नहीं होती है उनको क्राइम को कंट्रोल करने की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर 5-6 साल के बाद लाखों करोड़ों अरबों की लागत से ऑपरेशंस किए जाते हैं कराची में अमन व अमान कायम रखने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है, दीगर जराइम जो हैं, वो एक तवातुर के साथ कराची में होते हैं। क्या वजह है? क्या सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं है? हाफिज साहब, पहली बात तो यही है कि अगर संजीदगी हो और चीज़ों को बहुत तवज्जो के साथ देखा जाए, उसकी पूरी रूट कॉज को समझा जाए और पूरी इंतजामिया को उसके लिहाज से चलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फर्क पड़ सकता है। अब आप देखें कि जिस वक्त ये नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उसमें सब लोग हुए थे, फिर एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं, कल भी हुआ है, तो उस प्लान को निकालें और उसके मिनट्स देखें बाद की मीटिंगों के। लिखा हुआ है कि 2 तरह के एक्शन किए जाएंगे, एक काइनेटिक एक्शन होगा, एक नॉन काइनेटिक एक्शन। काइनेटिक एक्शन में हम लोगों को पकड़ेंगे और प्रॉपर रैपिड प्रोसिक्यूशन के जरिए से उनको सजाएं देंगे और छापे मारेंगे, और जो नॉन काइनेटिक था उसमें लोगों को जॉब्स देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाएंगे, सड़कें ठीक करेंगे, मुलाजमतें जब मिलेंगी और तालीम मिलेगी तो उसके नतीजे में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो अब ये 2013-14 से लेकर आज आप आ जाइए 8-9 साल गुजर गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त काइनेटिक एक्शन तो हुआ, लेकिन नॉन काइनेटिक पे क्या हुआ कराची में? दूसरी बात यह है कि भाई पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। अब पुलिस में मकामी पुलिस का तो रास्ता बंद है, कराची के लोग तो पुलिस में भर्ती। अच्छा हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और सिंध हाई कोर्ट ने भी मुतअद्दिद मरतबा कराची में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा किया है, उनकी कारोबारी सरगर्मियों पर एतराज़ किया है। तो आप समझते हैं कि जब तक अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हुकूमत संजीदगी से नहीं लेगी तब तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते? हाफिज साहब, एग्जैक्टली यही बात है। देखें, 2-3 पहलू हैं इसके कानून नाफिज करने वाले इदारों के। मैं पुलिस का तस्करा पहले कर रहा हूँ कि पुलिस में से पहले तो काली भेड़ों का सफाया किया जाए, और पुलिस का जो एक्शन है वो अगर पॉलिटिसाइज होगा, अपनी मर्जी के अफसरान लगाने की आप कोशिश करेंगे और आप पार्शल होकर सब चीज़ें करेंगे, और फिर ये कौन नहीं जानता कि रिश्वत का एक पूरा निज़ाम हुकूमत का पुलिस के जरिए से भी चलता है। हुकूमत को कम अज कम जान माल इज्जत आबरू के लिए इससे तो हुकूमत को दस्तबरदार जाना चाहिए। करप्शन वैसे भी वो बहुत कर रहे हैं सारी चीज़ों में, तो अगर वो सही पुलिस अफसरान लगाएं और फिर मॉनिटरिंग का निज़ाम भी हो, स्टेक होल्डर्स की कमेटी मौजूद हो जो उसकी मॉनिटरिंग करे। तीसरी बात यह है कि आप कराची के लोगों को, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, मुस्तकिल पते की बुनियाद पर अगर वो रेजिडेंट है जो कानून में, उस रेजिडेंट होने के नाते उसको भर्ती करें। 80% पुलिस एहलकार अगर आप कराची से लेंगे किसी भी जुबान का हो, तो आप देखें कि खुद ब खुद देखें जिस अफसर का अपना स्टेक होगा उसके अपने बच्चे यहाँ होंगे मुस्तकिल, और
वो गैर महफूज होगा उसके बच्चे, तो वो दूसरों के बच्चे भी महफूज बनाएगा। तो ये तो होता नहीं है। 80% तो कम से कम यही होना चाहिए ना, लेकिन इसका वाइस वर्सा है। तीसरी बात जो बहुत अहम है वो इसमें यह है कि रेंजर्स को आपने क्या इख्तियार रखा है। रेंजर्स के जवान हैं, उनकी तादाद है 15-16 हज़ार कराची में। इन 15-16 हज़ार की शिफ्टिंग होती है। फिर आप ये बताएं कि इनको, अगर आप ये कहते हैं कि इनको दहशतगर्दी का तो मैंडेट हमने दिया हुआ है रोकने का, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का नहीं दिया हुआ, तो मुझे आप ये बताइए कि रात को जिस खातून को कत्ल किया गया है, मैं उसको स्ट्रीट क्राइम मिलूं या दहशतगर्दी मिलूं? उससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि एक औरत को आप मोबाइल छीनते हुए, उसका पर्स छीनते हुए कत्ल कर दें, नौजवान को आप एलईडी यूनिवर्सिटी के सामने कत्ल कर दें। तो जब डीजी रेंजर साहब ये कहें कि हमारा मैंडेट ये नहीं है, या कोई भी अफसर कहे, तो ये प्रॉब्लम आवाम का नहीं है, ये हुकूमत का काम है कि वो रेंजर्स को मैंडेट दें। देखिए, हम हर जवान की इज्जत करते हैं, वो हमारे लिए खड़े होते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन जब हमें तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होगा तो फिर लोगों की बातें निकलती हैं ना, तो रोक नहीं सकता। इससे हमारे जवान भी खराब होते हैं। तो लेकिन और जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान, आपने निहायत तफसील से कराची में जो अमन अमान का मसला था उसके ऊपर रोशनी डाली। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। रहनुमा जमात इस्लामी ने कहा कि हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। इस्तदा है कि 15 जनवरी को हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब सईद से। जी साकिब। जी बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ, आज जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची के हवाले से, उन पर आज समाअत हुई। MKM के जो वकील थे वो भी पेश हुए, इसके साथ एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी पेश हुए सिंध के, और इसके साथ जमात इस्लामी की जो वकला हैं वो भी पेश हुए। MKM के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ एतराज़ात हैं, ताहम उन एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद करते हुए कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हर सूरत में होंगे। ताहम जो सिंध हुकूमत है उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को वालदैन के साथ भेजने की हिदायत कर दी। अदालत का वालदैन को लड़की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और 10 लाख रुपए बतौर ज़र ज़मानत जमा करवाने का हुक्म चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और लेडी पुलिस ऑफिसर को लड़की से हफ्तावार मुलाकात की हिदायत भी की गई है। अब आपको बताएं कि इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर कर दी गई। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहबाज गिल को इस्लामाबाद कचहरी पहुंचाया गया। PTI रहनुमा की जानिब से 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाए गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज़ करेंगे। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। नैब तरमीम केस में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मजहबी रंग देकर कातिलाना हमले में उन्हें मारने का मंसूबा बनाया गया। हमले में 3 शूटर मुलव्विस थे। वो कौन था जिसके कहने पर मुल्जिम का वीडियो बयान जारी किया गया? कौन था जो हमारे FIR दर्ज नहीं होने दे रहा था? कौन था जिसने GIT की मालूमात को लीक किया? इमरान खान ने कई सवालात उठा दिए। कहा, सारे किरदारों को जानता हूँ। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह अकेले ये मनसूबाबंदी नहीं कर सकते, कुछ और लोग भी मुलव्विस थे। रजीम चेंज करके मुल्क से गद्दारी की गई। इमरान खान वज़ीराबाद वाक़े के मास्टरमाइंड हैं। PTI ने जिस तरह इस वक़्वे की मार्केटिंग की वो सबके सामने है। ये लोग मुल्ज़िम नवीद से मर्जी का बयान लेने की कोशिश करते रहे। मुल्ज़िम नवीद के वकील मियाँ दाऊद की न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू कहा, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक जो शख्स कत्ल हुआ वो हमला आवर की गोली से कत्ल नहीं हुआ। और बदकिस्मती है, इंतहाई अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो भी इंतहाई जो है आप कह लें कि रूटीन के अंदाज में वो मुल्जिम की कस्टडी जो है रिमांड, जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस के GIT को दे देती है। अब तक 47 दिन और आखिरी 6 दिन ये डाल के 53 दिन हो गए। 53 दिन का जिस्मानी रिमांड पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी मुल्जिम का जस्टिफाइड तरीके से आज तक नहीं दिया गया, सिर्फ इस मुल्जिम के साथ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब, प्रोसिक्यूशन टीम, GIT टीम और बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अदालत वो सेम पेज पे है।
हमले का इल्ज़ाम इदारों पर लगाने से इमरान को कुछ हासिल नहीं होगा। इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच करके रियायतें लेने का दौर अब गुजर चुका। इदारे और अवाम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। सेनेटर शेरी रहमान की कप्तान पर सख्त तनकीद। कहा, अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लोगों को सड़कों पर आने को क्यों उकसा रहे हैं। गवादर में 10 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के बाद गवादर शहर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है, जबकि दीगर मौसर इक़दाम जारी हैं। इस वक्त गवादर शहर में कारोबारी और दीगर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल है। गवादर पोर्ट भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। सूबाई हुकूमत गवादर के अवाम के मसाइल का इदराक रखते हुए तरजीही इक़दाम उठा रही है। मुल्तान में पीने का साफ पानी मैसर नहीं, गंदा पानी पीने की वजह से शहरी पेट की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से माजिद क्लासरा। मुल्तान के 20 लाख से जायद अफराद पीने के साफ पानी से महरूम। गंदा और आलूदा पानी पीने से शहरी पेट, दिल, जिगर, मैदे और गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि शहर में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। मुल्तान का पानी तो बहुत ज़्यादा जो है ना जहरीला हो चुका है। पहले तो फिल्ट्रेशन प्लांट है नहीं शहर में, जो है उनको ताले लगे हुए हैं। फिल्टर प्लांट का इतना बुरा हाल है, पानी किसी काम का नहीं है। जब पानी भरने जाते हैं जंग आलूदा पानी आता है नीचे, फिल्टर तक साफ नहीं करते। शहर में जेरे जमीन पानी में मौजूद आर्सेनिक अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 45% मुल्तान के शहरी आर्सेनिक पानी पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। जो पानी खराब होता है हम पीते हैं तो जब गैस्ट्रोएंटेरिटिस का बहस बनता है, उसमें टाइफाइड बुखार होता है और मोशन लगते हैं। छोटे बच्चों में खासतौर पे ये कॉमन है। जेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मिलावट की सबसे बड़ी वजह सीवरेज का नाकिस इंतजाम है, जिससे पीने का पानी खतरनाक हद तक आलूदा हो रहा है। शहरों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि मुल्तानियों को साफ पानी मैसर किया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद क्लासरा, न्यूज़ मुल्तान। लाहौर में आटा चक्की एसोसिएशन ने आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 1 किलो आटा मजीद 5 रुपये महंगा 150 रुपये का हो गया। ज़िले हुकूमत और महकमा फूड के हुक्काम आटा चक्की एसोसिएशन के सामने बेबस है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में खुद साख्ता आटा चक्की एसोसिएशन ने रेट एक दफा फिर बढ़ा दिया है। ज़िले हुकूमत और महकमा फूड हुक्काम ने आटा चक्की एसोसिएशन के सामने घुटने टेक दिए हैं। आटा चक्की एसोसिएशन जब चाहती है रेट बढ़ा देती है। आटा चक्की मालकान ने मुनाफा काम करने की बजाय गरीब आवाम से नवाला भी छीन लिया है। लाहौर आटा चक्की एसोसिएशन आटे की कीमत 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है। चक्की आटे की कीमत 145 से बढ़ाकर 150 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। चक्की आटे की कीमत फी मन जो है 200 रुपए बढ़ा दी गई है। आटा 5800 से बढ़कर 6000 रुपए मन हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4600 रुपए तक इजाफा हो गया। आटा एसोसिएशन का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने की वजह से आटे का रेट बढ़ाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होंगी, जिससे कोयटा, सियारत और चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में कल और परसों बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है, जबकि चित्रा, सवात, बालाकंड, कोहिस्तान और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। इन इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। उमरकोट के मुसव्विर का मुनफरिद अंदाज मोहम्मद अली नुक्तों की मदद से तस्वीर बनाने के माहिर हैं। 10 लाख नुक्तों से बानिए पाकिस्तान कायद आज़म का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। ये मुनफरिद आर्ट कैसे बनाया जाता है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। धरती में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज हम आपको उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो नुक्तों या डॉट की मदद से पेंटिंग तस्वीर बना रहे हैं। मोहम्मद अली से बात भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मोहम्मद अली, ये बताइए कि आपका जो मुनफरिद काम है, अभी इस वक्त जो आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। तो ये बताइए, आपका ये मुनफरिद काम आपने किस तरह से सोचा कि डॉट की मदद से बनाएं? मैंने ऐसे सोचा कि डॉट की मदद से मैं एक पेंटिंग बना सकता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1 मिलियन मैंने टारगेट रखा है।
तो डॉट से पहले भी पेंटिंग बनाते थे, लेकिन उसको एक मैंने मुनफरद ये किया है कि इसको मैंने काउंट करना शुरू किया है। ये 2 माह में कंप्लीट होगा और 1 मिलियन डॉट इसका मैंने टारगेट रखा है, जो इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगा। और इसी तरह से इनकी जो दीगर पेंटिंग है वो देखने लायक है और ये इनका मुनफरिद काम है जो यकीनन देखने वालों को खूब भाता है। और इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही।